Slide. Slide. So this we had already studied what is DBMS, the key areas, then introduction to DBMS, the data record, table, function, schema, database, then management system, the areas, advantage we had seen. We had seen the centralized, distributed and cloud, I think. सर क्लाउड बाकी था। Cloud बाकी था. Okay. So, what we were studying is the type of database. कितने तरह के डेटाबेस जनरली होते हैं? तो एक तो हो सकता है सेंट्रलाइज्ड. क्या होता है सेंट्रलाइज्ड? एनीवन कैन से? आई थिंक सेंट्रलाइज्ड और सर डिस्ट्रीब्यूटेड इन या क्लाउड में कुछ सेंट्रलाइज डिफरेंस भी बताया गया था आप लोगों को. यस प्लीज प्लीज अदिति, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बताइए. सर सेंट्रलाइज डेटाबेस में जो डेटाबेस होता है वो मेनली सिंगल लोकेशन पे स्टोर होता है। जैसे कि एक अगर एग्जांपल लेते हैं स्कूल का, तो एक हो सकता है एक मेन सर्वर होगा जहाँ पे सारा डेटाबेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ये सब का स्टोर होगा, तो वो स्मॉल स्केल पे हो सकता है। और हम्म, वही अगर लार्ज स्केल स्केल पे होगा तो क्लाउड हो जाएगा। ठीक है. बेसिकली सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इन में क्या होता है कि कोई विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगेन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोई एक सर्वर होगा जहां से डेटा पुलिंग का काम करेंगे बाकी डिफरेंट एप्लीकेशंस. ठीक है. इन दैट ऑर्गेनाइजेशन किसी एक डोमेन का अगर एप्लीकेशन जैसे है वो इस सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्ट करेगा बेस्ड ऑन सम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, चाहे वो टोकन के थ्रू हो कि पहले टोकन शेयर करे, टोकन अगर वैलिडेट हो उसके बाद फिर डेटा पुलिंग का काम किया जा सके. ठीक है. तो इसका एडवांटेज ये है कि इसमें डेटा मैनेजमेंट का रिस्क जो है वो बहुत ही लो हो जाता है क्योंकि सिंगल सिस्टम पे होता है, सिंगल सर्वर है. तो एक डीबीए जो है वो इजीली उसको हैंडल कर पाता है. डेटा जो है वो कंसिस्टेंट होता है क्योंकि कॉमन प्लेस से आ रहा है वो सारे एप्लीकेशंस, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे एमएमजी डिपार्टमेंट हो, स्टूडेंट डिपार्टमेंट हो, फैकल्टी डिपार्टमेंट हो. क्योंकि वो एक सिंगल सर्वर से लेकर आ रहे हैं, सो डेटा भी उनको कंसिस्टेंट मिलेगा और अगर डेटा में कुछ अपडेशन होता है तो वो बाकी सभी एप्लीकेशंस को रिफ्लेक्ट होगा. कॉस्टली इसलिए है क्योंकि सिंगल सर्वर है ऑब्वियसली. डिसएडवांटेज ये होता है कि डेटाबेस का साइज चूंकि सिंगल सिस्टम पे है, क्लस्टर्ड नहीं है या चंक्स में नहीं है, तो क्या होता है कि इसका साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. और जैसे-जैसे साइज बढ़ते जाता है डेटाबेस का, ऑब्वियसली ये स्लो होते जाएगा. ठीक है? इनको अपडेट करना, इतने लार्ज स्केल पे डेटाबेस जो है उसको अपडेट करना या इसको रिप्लेस करना, माइग्रेट करना किसी नए डेटाबेस में लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. प्लस अगर सर्वर फेल हुआ तो या सर्वर क्रैश कर गया, सर्वर करप्ट कर गया, तो हमारा एंटायर डेटा लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि एक सिंगल सिस्टम पे ही रखा हुआ है. क्लस्टर्ड यानी छोटे-छोटे चंक्स में तो रखा हुआ है नहीं क्लस्टर्ड फॉर्मेट में. अच्छा, सर्वर अगर स्टॉप हो गया तो जितने भी एप्लीकेशन विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन उस डेटाबेस से जुड़े हुए हैं वो सारे काम करने बंद कर देंगे. ठीक है? ये कुछ इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम हो गया, एक कंप्यूटर हो गया जिसमें हमारा डेटाबेस है सेंटर में. बाकी सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स अलग-अलग कंप्यूटर्स के थ्रू इस डेटाबेस से जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट है आपका डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो आप इसको नेक्स्ट स्केल अप समझ सकते हैं कि इसका डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में वाया कम्युनिकेशन लिंक विथ ईच अदर. ठीक है? इसमें क्या होता है देखिए कुछ इस तरह का होता है यहाँ पे. ठीक है? हमारा अलग-अलग डेटाबेस है.
ठीक है, किसी डेटाबेस से कोई एक यूजर जुड़ा हुआ है, किसी एक डेटाबेस को जो है ग्लोबल यूजर एक्सेस कर रहा है। एक हो सकता है कि हमारा डीबीएमएस 2 और 3 जो है वो बेसिकली ग्लोबल स्कीमा का पार्ट हो। अगेन ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको फिर से समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब हो गया, देखिए सेंट्रलाइज में हो गया कि किसी एक सिंगल सिस्टम पे होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड, नेम इटसेल्फ स्पेसिफाइंग कि जो हमारा डेटाबेस है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा कि हो सकता है एचआर का जो डेटा है वो किसी उसका एक सेपरेट डेटाबेस मेंटेन हो रहा हो, जो एमएमजी का डेटा है उसका एक सेपरेट डीबीएमएस डेटा मेंटेन हो रहा हो, बट ये सारे डेटाबेस एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ठीक है, एक दूसरे से लॉजिकली लिंक्ड हों और इनसे डेटा पुलिंग का काम अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे लोकल यूजर जो है वो डीबीएमएस 1 से भी कनेक्टेड है, ठीक है, और डीबीएमएस 1 जो है वो लॉजिकली डीबीएमएस 2 और 3 से भी कनेक्टेड है। प्लस इन सब का जो कनेक्शन है वो ग्लोबल स्कीमा के थ्रू हो रखा है। ठीक है, ये तो इमेज हो गया। जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा कि अलग-अलग स्कीमाज अगर हो किसी एक डेटाबेस में भी, तो भी इजीली उससे कनेक्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए डेटाबेस में एक टर्म आता है सर्च पाथ करके। ठीक है, जब भी आप डेटाबेस प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच में आएँगे तो सर्च पाथ नाम का एक कमांड होता है। सर्च पाथ कमांड जब आप जिस-जिस सीक्वेंस में देंगे जिस-जिस स्कीमा को देंगे, वो स्कीमा एक्सेसिबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड डेटाबेस मतलब एक कोई ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट जहाँ पर आपका जो भी डेटा है, वो क्लाउड में रखा हुआ है किसी रिमोट लोकेशन पे। अब वो वो जो डेटा है, वो आपका एक लोकेशन पे भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोकेशन पर भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपके नियर बाय जो लोकेशंस हैं, वहाँ से आपका कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। आज के डेट में जो फेमस हैं क्लाउड डेटाबेस, क्लाउड सर्वर बेसिकली इनको आप कहिए, क्लाउड डेटाबेस की बजाय क्लाउड सर्वर अगर आप कहें तो अमेज़न वेब सर्विसेज़ हो गई। अमेज़न वेब सर्विसेज़ पे लोग अपना अ स्पेस परचेज़ करते हैं और वहाँ पे अपना एनवायरनमेंट सेटअप करके वहीं पे डेवलपमेंट और डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यू में जब भी पूछा मैंने, कई लोगों ने सही बताया भी, कई लोगों के ने गलत भी बताया। ठीक है? तो वो है आपका एसिड प्रॉपर्टीज़। सबसे बेसिक जो फीचर है डेटाबेस का ट्रांज़ैक्शन रिलेटेड, कि अगर ये बेसिकली एसिड प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांज़ैक्शन रिलेटेड है, कि अगर हमारे डेटाबेस में मल्टीपल्स ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हों, ठीक है? एक साथ, तो उन पे क्या-क्या फीचर्स जो है वो एप्लीकेबल होने चाहिए। तो ये जो है वो आता है इसके अंदर, एसिड प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जहाँ तक मुझे याद है मैंने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था डीबीएमएस का, देखिए डेटाबेस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो है एक तो कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने आप लोगों से जो सेट शेयर किया है, उसमें भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे जो हैं वो अच्छी-अच्छी कंपनी में पूछे जा चुके हैं। तो क्या है डीबीएमएस और उसका की फीचर क्या है, वो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम। इसके अलावा एडवांटेज क्या है, ये भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट इज़ डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफ़रेंस है? ठीक है? ये हम लोग जब आरडीबीएमएस अभी आगे देखेंगे, तो उसमें पढ़ लेंगे। प्राइमरी की अभी आए नहीं हम लोग, की कांसेप्ट पे, इंडेक्सिंग के कांसेप्ट पे भी अभी नहीं आए हैं, फॉरेन की के कांसेप्ट पे नहीं आए हैं, अभी कांसेप्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शंस। अच्छा ट्रांज़ैक्शन क्या होता है पहले ये बताइए, तब उसके आगे हम लोग फिर एसिड प्रॉपर्टी समझ पाएँगे अच्छे से। आप लोगों में से जो भी लोग हैं, वो डेटाबेस ट्रांज़ैक्शंस का मतलब क्या समझते हैं? हेलो? ट्रांज़ैक्शंस का क्या मतलब होता है? देखिए क्वेरी क्या होती है? क्वेरी का मतलब हो गया आपके डेटाबेस में कि हम डेटाबेस से या तो हम किसी तरह का ऑल्टर कर रहे हों या डेटाबेस में क्रिएट कर रहे हों, बेसिकली रीड एंड राइट वर्क जो हम कर रहे हैं, दैट इज़ ए क्वेरी। अब एक या एक से ज़्यादा क्वेरीज़ को अगर हम कंबाइंड करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांज़ैक्शन। ठीक है? तो वो ट्रांज़ैक्शंस जो है, वो बेसिकली सीक्वेंसिंग है।
फॉर वन और मोर ऑपरेशंस जो कि हम डेटाबेस में परफॉर्म करते हैं। ठीक है? एक ट्रांजैक्शन के अलग-अलग स्टेट्स होते हैं। एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड एंड देन रोल्ड बैक। एक्टिव का मतलब हो गया कि ये बिल्कुल रेडी टू गो है। इसको चांस मिल गया है, डेटाबेस ने इसको चांस दे दिया है कि अब क्वेरी जो है वो रेडी टू रन है। पार्शियली कमिटेड का मतलब हो गया कि ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, बट अभी द फाइनल कमिटेड जो स्टेटस है वो उसका नहीं किया गया है। ठीक है? तो पार्शियली कमिटेड का मतलब हो गया ऑपरेशन ट्रांजैक्शंस तो रन कर गए हैं, बट उनको फाइनल लॉक नहीं लगाया गया है। आप कुछ इस तरह से समझिए। और एक बार कमिटेड हो गया, तो जो आपके डेटाबेस में चेंजेज हुए हैं उन क्वेरीज की वजह से, वो अब परमानेंट हो गए हैं। और रोल्ड बैक का मतलब हो गया कि ट्रांजैक्शंस के बीच में अगर कुछ एरर आया है, तो वो ट्रांजैक्शंस की वजह से जो भी चेंजेस डेटाबेस में हुए हैं, वो रिवर्ट हो जाएँगे। दैट इज़ कॉल्ड रोल बैक। तो हम जो एसिड प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं, बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विथ द ट्रांजैक्शंस। एसिड प्रॉपर्टी बेसिकली ये जो है 4 डिफरेंट फीचर्स होने चाहिए, कोई भी अगर हमारा ट्रांजैक्शंस रन कर रहा हो उसके लिए। द फर्स्ट इज़ एटॉमिसिटी, सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी, थर्ड इज़ आइसोलेशन एंड द फोर्थ वन इज़ ड्यूरेबिलिटी। ठीक है? नाउ एनी आइडिया, आप लोगों ने पहले से एसिड प्रॉपर्टी पढ़ा है? किसी को आइडिया है एसिड प्रॉपर्टीज का? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? अस्फिया? सर पढ़े लेकिन भूल गए। अच्छा, कोई बात नहीं। रमेश, एटॉमिसिटी का मतलब? राजू? सर भूल गए हम, आज कोई नहीं बात किए हैं। ठीक है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। राजू? यस, अदिति बताइए। व्हाट इज सर एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी सर एटॉमिसिटी मीन्स होता है कि मतलब कि ट्रांजैक्शन को या स्टेटमेंट को हमको एक सिंगल यूनिट ट्रीट करना होता है। ठीक है। देखिए, एटॉमिसिटी बेसिकली जो भी डिफिनिशंस दिए जाते हैं ना, वो कहीं न कहीं रिलेटेड होते हैं उसके नेम से ही। ठीक है? देखिए, एटॉम, एटम का मतलब क्या हो गया? ए सिंगल द लोएस्ट सिंगल यूनिट। ठीक है? तो वही होता यस है एटॉमिसिटी। Atomicity ensures that a transaction is treated as a single individual unit of work। अब देखिए, एक किसी भी ट्रांजैक्शन में एक क्वेरी हो सकती है या मल्टीपल क्वेरीज हो सकती है, लेकिन जब उन सबको आप फायर करते हैं, तो दे ऑल शुड बी कंबाइंड और एक सिंगल, या तो सारे कंप्लीट होंगे या तो कोई नहीं होगा, इस तरह का। यानी उन सबको वो, यानी वो जहाँ वो क्वेरी जो रन करेगी, वो वन बाय वन एक साथ ही रन करेगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेरी अभी रन कर दिया, उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया गया, नहीं। रन करेंगे तो सारे करेंगे। ठीक है? आइदर ऑल द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजैक्शंस आर कमिटेड टू द डेटाबेस और नन ऑफ देम। अगर 5 क्वेरी है, 6 क्वेरी हैं, 4 क्वेरीज हैं, तो हर क्वेरी की वजह से डेटाबेस में जो चेंजेज होंगे, वो सारे के सारे कमिटेड होंगे। ठीक है? सारे परमानेंट हो जाएँगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 क्वेरी जो है, 2 क्वेरी का चेंजेज़ जो है वो कमिट हुआ, वो परमानेंट हो गया, बाकी 2 जो है वो रोल बैक हो गए, ऐसा नहीं होगा। और ये क्यों कहा जा रहा है रोल्ड बैक और कमिटेड का कांसेप्ट? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 4 क्वेरी जो आपने रन किया, उसमें से 2 तो सक्सेसफुली रन कर गए, उनमें कहीं कोई एरर नहीं आई, बट इट मे बी कि थर्ड और फोर्थ और एनी ऑफ दीज़ में कोई एरर आई और उसके वजह से ट्रांज़ैक्शन फेल हो गया। यानी एरर जैसे ही आएगा, डेटाबेस फिर उसको आगे प्रोसीड नहीं करेगा। वो जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि इस वाले क्वेरी में कुछ एरर आया है। अब चाहे वो किसी कंस्ट्रेंट की वजह से हो या सिंटैक्टिकल एरर हो, ठीक है? तो अगर कोई भी एक क्वेरी फेल हुई, तो वो क्या करेगा डेटाबेस कि उन सबको रोल बैक कर देगा। यानी पहले दूसरे की दो, सपोज़ 3 क्वेरी हैं, पहला सक्सेसफुली रन कर गया, लेकिन उसके अभी पार्शियली कमिटेड है। वो अभी परमानेंटली कमिटेड नहीं हुआ है।
डेटाबेस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ परमानेंट। सेकंड क्वेरी रन किया, वो भी पार्शियली कमिटेड हो गया। थर्ड वाले में एक्सेप्शन आ गया, तो थर्ड वाले में जैसे ही एक्सेप्शन आया, तो थर्ड तो वैसे भी नहीं चला क्योंकि एक्सेप्शन आया, बट बाकी जो 2 हैं पहले के, ठीक है, वो भी रोल्ड बैक हो जाएँगे। तो इस तरह से आपको समझना है कि स ट्रांज़ैक्शंस हैं, रन करेंगे तो सारे, नहीं करेंगे तो कोई नहीं। यानी कमिट होंगे तो सारे, नहीं कमिट होंगे तो सारे रोल बैक हो जाएँगे। ठीक है? अगला है कंसिस्टेंसी। बेसिकली कंसिस्टेंसी ensure that a transaction brings the database from one valid state to another. अगेन देखिए ये सीक्वेंस में चल रही है। पहला तो है कि पार्शियली कमिटेड हो गए सारे, सारे के सारे, ठीक है? अब जैसे ही एटॉमिसिटी कंप्लीट हो गई, इसका मतलब सारे ट्रांज़ैक्शंस रन कर गए। तो जब सारे ट्रांज़ैक्शंस रन कर गए और वो कमिट हो चुके फाइनली, तो अब हमारा डेटाबेस क्या हो गया? वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ गया। इसका मतलब क्या है कि उन क्वेरीज़ के वजह से जो चेंजेज़ आए हैं डेटाबेस में, वो अब परमानेंट हो गए। हो सकता है कि क्वेरी रन करने के पहले किसी एक टेबल में 100 ऑफ रिकॉर्ड्स है, क्वेरी अगर रन कर रहे हैं हम, उनमें कोई डिलीट का कमांड है, तो वो डेटाबेस में क्या होना चाहिए? वो रो डिलीट होना चाहिए। यानी न क्वेरी रन होने के बाद जब हम डेटाबेस को देखेंगे, तो वो नेक्स्ट स्टेट में आ चुका होगा। वो सारे ऑपरेशंस जो क्वेरीज़ हैं, उनके रिज़ल्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो चुके होंगे डेटाबेस में। अगर आपने कहीं डिलीट का कमांड लगाया है, तो डिलीट हो चुके होंगे। अगर कहीं आपने अपडेट का लगाया है, तो वो अपडेटेड हो चुका होगा डेटाबेस में। सो इट मीन कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रिफ्लेक्ट हो चुका होगा डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था सेंट्रलाइज सर्वर में, कि सेंट्रलाइज सर्वर जो क्या करता है, वो कंसिस्टेंट डेटा देता है जितने भी एप्लीकेशन उससे रिलेटेड है। क्यों? और ये जरूरी भी है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, तो क्या होगा, एक एप्लीकेशन रीड कर रहा है उसको कुछ और डेटा मिल रहा है, दूसरा एप्लीकेशन रीड कर रहा है उसको कुछ और डेटा मिल रहा है। ठीक है? तो ये चीजें इसलिए बनाई ही गई है कि पहला एटोमिसिटी, सारे ट्रांजेक्शन रन होंगे। दूसरा कंसिस्टेंसी, कि अगर सारे रन कर गए तो डेटाबेस का स्टेट भी चेंज हो जाना है, यानी कि वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट होने चाहिए डेटाबेस में। थर्ड वन इज आइसोलेशन। देखिए बहुत माइनर डिफरेंस है, समझिएगा। आइसोलेशन इंश्योर दैट कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन डज नॉट रिजल्ट इन इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मल्टीपल क्वेरीज एक साथ चल रही है, ठीक है, मल्टीपल क्वेरी नहीं, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस। देखिए हर ट्रांजेक्शन क्या हो गया, हर ट्रांजेक्शन जो है, एक ट्रांजेक्शन के अंदर सपोज 2 क्वेरी है, और इस तरह के हमारे पास सपोज मल्टीपल ट्रांजेक्शंस चल रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शंस का जो रिजल्ट है या वो जो ट्रांजेक्शंस हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ट्रांजेक्शंस ने जो है वो दूसरे वाले ट्रांजेक्शंस के रिजल्ट को जो है वो अपडेट कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक ट्रांजेक्शंस जो है वो सीक्वेंस में परफॉर्म होने चाहिए। एक ट्रांजेक्शंस को चांस मिला, उसके बाद दूसरे ट्रांजेक्शंस को चांस मिलना चाहिए। ठीक है? अब जैसे देखिए अगर सिलेक्ट कर रहा है डेटा, तब तो सबको एक साथ चांस मिल जाए तब भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेरीज ऐसे ट्रांजेक्शंस जो हैं वो बेसिकली अपडेट करने का काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि डेटाबेस पहले एक को देता है ऑप्शन, उसके बाद जब वो परफॉर्म हो जाता है तब दूसरे ऑप्शन और ट्रांजेक्शंस को चांस मिलता है। इस वजह से क्या होता है कि आइसोलेशन मेंटेन रहती है। आइसोलेशन मेंटेन होने का मतलब हो गया कि एक ट्रांजेक्शन जो है वो दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है? समझे? एटॉमिसिटी का मतलब हो गया सबको ग्रुप में रन करना है। उसके बाद कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि अगर रन कर गया तो रिफ्लेक्ट होना है। ये दोनों सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए हो गया। अब आते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब हो गया कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन अब रन कर रहे हैं। जो फर्स्ट 2 हैं, वो बेसिकली सिंगल ट्रांजेक्शंस को उनके साथ आप अटैच करके समझिए। थर्ड आता है आइसोलेशन, कि अगर उसी तरह के मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, तो मल्टीपल ट्रांजेक्शंस जो हो रहे हैं, तो हर ट्रांजेक्शन अपना एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगा। उसी तरह से एक ट्रांजेक्शन जो है वो दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है? थर्ड होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब इट गारंटीज दैट वंस ए ट्रांजेक्शन इज कमिटेड, इट इज परमानेंट। ठीक है? हाँ, एंड वंस द चेंजेज आर परमानेंट, तो चाहे उस समय फिर पावर फेल्योर हो जाए, चाहे वो मतलब किसी तरह से सिस्टम में क्रैश आ जाए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे क्रैश कर गया, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जब दोबारा हमने रिस्टोर किया, तो हमारा डेटाबेस में चेंजेस जो परमानेंट हुए थे, वो हमारे वैसे ही रहने चाहिए परमानेंट स्टेटस में। ऐसा नहीं कि कमिटेड करते वक्त अगर सिस्टम क्रैश कर गया इन बिटवीन,
तो वो जो है वो वापस रोल बैक हो गया, ऐसा नहीं। वंस परमानेंट मीन्स परमानेंट, ठीक है? तो ये इन 4 चीज़ों में किसी को कन्फ्यूजन है? एक बार फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट 2 एटॉमिसिटी एंड कंसिस्टेंसी, उनको सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए लेके चलिए। आइसोलेशन हो गया कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। और ड्यूरेबिलिटी का जो रिलेशन है, वो है कि एक बार कमिट हो गया, ठीक है? तो चाहे पावर फेल्योर हो, चाहे कुछ, वो अपनी जगह पे मेंटेन्ड रहेगा, ठीक है? उसे हम लेटर ऑन रिस्टोर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए, जब तक आप खुद नहीं समझेंगे, आप दूसरों को नहीं समझा सकते हैं। इंटरव्यू में अगर पूछ दिया गया, इंटरव्यू में आपको आइसोलेशन और कंसिस्टेंसी और एटॉमिसिटी, इन सब में वो पूछेंगे कि ये सब डिफरेंस क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, एटॉमिसिटी जहाँ पे आ गया मतलब रेडी टू रन, कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि वंस डन तो डन, आइसोलेशन का मतलब अब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एंड ईच ट्रांजैक्शन कैन हैव मल्टीपल क्वेरीज, ठीक है? एंड ड्यूरेबिलिटी इज रिलेटेड विथ पावर फेल्योर, क्रैशेस, डिस्क फेल्योर, etc। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट थ्योरी पार्ट कंटिन्यू करें, है ना? यस सर। ठीक है। सो व्यू ऑफ डेटा, देखिए व्यू ऑफ डेटा जो है ना, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट लेवल के यूजर्स काम कर रहे हैं, ठीक है? एक तो हो गया डीबीए मेरा, ठीक है? एक हो गया मेरा प्रोग्रामर और एक हो गया मेरा एंड यूजर, जो एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। यानी एक जो है जो डेटाबेस क्रिएट करने का काम कर रहा है, टेबल होने का, कंस्ट्रेंट होने का, कौन-कौन किस-किस तरह के प्राइमरी की होंगे, फॉरेन की होंगे, सबसे लोएस्ट लेवल पे तो वो हो गया। उसके बाद हो गया जो उन टेबल्स के स्ट्रक्चर को समझकर उसके रिलेटेड कोडिंग कर रहा है, ठीक है? और तीसरा हो गया कि उन कोडिंग का जो रिजल्ट आया, जो आउटपुट आया, जो पेज बनकर आया, उस पे वो काम कर रहा है एंड यूज़र, ठीक है? तो बेसिकली 3 तरह के व्यू होते हैं, 3 तरह के होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू एंड एक्सटर्नल व्यू। इसे हम लोग कई बार इंटरनल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा एंड एक्सटर्नल स्कीमा भी पढ़ते हैं, ठीक है? व्यू जैसे ही आया आपके दिमाग में 3 चीज़ें आनी चाहिए, इंटरनल, कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल, ठीक है? अब इन तीनों को हम एक-एक करके आगे समझते हैं। सबसे पहले आते हैं, देखिए, फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल, दैट इज़ द लोएस्ट, दैट इज़ द लोएस्ट और द वेरी द फर्स्ट रिलेटेड व्यू विद द डेटाबेस, ठीक है? देखिए डेटाबेस के साथ जो फर्स्ट रिलेटेड व्यू है वो कौन-सा है? इंटरनल है आपका। सो इट डील विथ एक्चुअल स्टोरेज एंड रिट्रीवल मैकेनिज्म, ठीक है? ये जो व्यू है ये बेसिकली डील करता है कि हमारा डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होना है, ठीक है? देखिए पहले आते थे हमारे पास हार्ड ड्राइव, नॉर्मल हार्ड ड्राइव जो आते थे, साटा वगैरह के आते थे हार्ड ड्राइव्स। आज के डेट में उससे भी ज़्यादा फास्टर आ गए हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे कि एसएसडी भी कहते हैं, ठीक है? अब ये क्या है? फास्टर है एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो एंड डेटा इज स्टोर्ड इन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डेटा ब्लॉक्स, पेजेज और फाइल्स। और देखिए ये जो है वो हर एक सिस्टम का अलग-अलग इंटरनल व्यू हो सकता है, अलग-अलग फिजिकल लेवल हो सकता है। जैसे जो नॉर्मल हार्ड डिस्क हैं, उनमें हो सकता है कि डेटा का स्ट्रक्चर अलग तरीके से हो। जो एसएसडी है, उनमें जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, उनका तरीका अलग हो। किसी में कोई हो सकता है 32 बिट में स्टोर कर रहा हो, उनको सपोर्ट कर रहा हो। कोई जो है वो 32 बिट को उसने बंद कर दिया, 64 बिट का स्टोरेज ही करता है। इसके अलावा कुछ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं जो प्लेन टेक्स्ट में रखते हों। आपने जो दिया वैसे ही उसको प्लेन टेक्स्ट में 0-1 के फॉर्मेट में रख रहे हों। कोई है जो 0-1 के फॉर्मेट में स्टोर करने के पहले डेटा को इनकोड या डिकोड करने का काम कर रहे हों, ठीक है? तो ये हो गया इंटरनल व्यू। जो नॉर्मल यूज़र है, वो डायरेक्टली इस चीज़ को मतलब नहीं देख सकता। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए उसे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसे पढ़ना पड़ेगा। कि डेटा किस तरह से स्टोर कर रहा है और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं होता है एंड यूज़र। अब देखिए आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो डेटाबेस में जाकर या हार्ड डिस्क में जाकर वो 0-1 के फॉर्मेट में स्टोर हो, वो किसी
फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर वाइज़ स्ट्रक्चर में अपने समझने के लिए स्टोर अपने हिसाब से स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा हो या कैसे भी कर रहा हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं होती है एंड यूज़र को, ठीक है? वो हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जो ड्राइव है, जो बन रही है, उसने कैसे उसका स्ट्रक्चर बना रखा है स्टोर करने का, ये उससे रिलेटेड है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन ना तो प्रोग्रामर से होता है, ना तो एंड यूज़र से होता है। प्रोग्रामर को इससे मतलब नहीं है कि डेटा मेरा जो है वो कैसे मतलब इंटरनली स्टोर हो रहा है। उसे उसे तो बस जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर उसको मिल जाए, ठीक है? तो बेसिकली मशीन रिलेटेड आप इसको समझ लीजिए, जो इंटरनल जो हो गया, वो बेसिकली मशीन रिलेटेड हो गया और जो लॉजिकल लेवल का जो डेटाबेस हो गया, इससे जो है हमारे डीबीए और प्रोग्रामर्स रिलेटेड होते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा स्कीमा कितने लेवल का होना चाहिए, मतलब कितने स्कीमाज़ होने चाहिए हमारे डेटाबेस में, एक स्कीमा के अंदर कितने टेबल्स होने चाहिए, एक टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होना चाहिए, हर कॉलम का क्या डेटा टाइप होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो मेंटेन हो रहा है, ये हो रहा है आपका लॉजिकल लेवल में, ठीक है? और ये काम कौन करता है बेसिकली? डीबीए करते हैं, जहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं डीबीए वहाँ डीबीए करते हैं, अदरवाइज़ जो डेवलपर हैं वो खुद भी करते हैं। जैसे आपके लेवल पे जब आप अ मिनी प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आप अपने लिए कोई डीबीए हायर नहीं करते हो। आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से जो है अपने लिए मेंटेन कर लेते हो कि हाँ, मेरे इस वाले मॉड्यूल में इतने टेबल होंगे, हर टेबल में मेरे ये कॉलम रहेंगे। लेकिन ये आप जो आपने जो डिसाइड किया कि हाँ, ये इतने टेबल, इतने कॉलम होंगे, ये एक स्मॉल लेवल पे तो एप्लीकेशन में है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई बिग ऑर्गनाइज़ेशन है, जहाँ पे एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन चल रहा हो, तो वहाँ पे एंटरप्राइज़ डेटाबेस की भी ज़रूरत पड़ेगी और वो डेटाबेस जो है उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि आगे जाके अगर हम चेंजेज़ करते हैं एप्लीकेशन में, तो हमारे डेटाबेस में जो है मिनिमल चेंजेज़ के साथ ये हमारा काम बन जाए, ठीक है? तो 2 हो गए, एक तो हो गया इंटरनल जो बेसिकली मशीन आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, लॉजिकल लेवल हो गया, यहाँ पे हम अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें या स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं, ठीक है? एंड थर्ड वन इज़ व्यू लेवल यानी कि आपके डेटाबेस के बेसिस पे अब वो डेटाबेस हमारा बनकर तैयार हो गया है, ठीक है? अब उस डेटा को देखने के लिए, उस डेटा को एंड यूज़र के पास जो रिप्रेज़ेंट करते हैं जिस फ़ॉर्म में, अलग-अलग व्यूज़ के फ़ॉर्म में, तो जैसे व्यूज़ बेसिकली क्या हो गया, हमने क्वेरी लिखी और उसका कुछ रिज़ल्ट आया, तो वो जो रिज़ल्ट है, वो बेसिकली हमारा व्यू हो गया। सो फर्स्ट वन इज़ इंटरनल मतलब हमारे इंटरनली मशीन में कैसे स्टोर हो रहा है हमने जो कमांड लिखा, ठीक है? सेकंड लेवल पे आ गया हमारा टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है और थर्ड लेवल पे आ गया कि हमारा टेबल से डेटा हमने जो किसी कंडीशनल बेसिस पे रिप्रेजेंट किया, वो किस तरह से व्यू हो रहा है। इसी को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में समझें, तो सपोज़ मेरे पास एक डेटाबेस है, मैंने कुछ क्वेरीज़ लिखी, क्वेरी का मेरे पास रिज़ल्ट आया, तो ये रिज़ल्ट हो गया मेरा व्यू लेवल। अब ये रिज़ल्ट जो है, वो किसी न किसी टेबल में स्टोर है। वो टेबल का में कुछ कॉलम्स हैं, उस टेबल के कॉलम के डेटा टाइप हैं, वो टेबल मेरा किसी डेटाबेस में है। इतना इन्फॉर्मेशन मेरा सेकंड लेवल पे हो गया। अब उससे भी नेक्स्ट लेवल पे चलें, तो ये मेरा जो टेबल है वो हार्ड डिस्क में किस तरह से स्टोर हो रहा है, किस तरह से बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, एन्कोडिंग डिकोडिंग मैकेनिज़्म क्या यूज़ हो रहा है, वो हो गया आपका सबसे इंटरनल लेवल। 3 लेवल हैं, ठीक है? इसको इस तरह से समझिए, तो आप ईज़िली समझ पाएँगे और दूसरों को भी समझा पाएँगे आप, ठीक है? ये व्यूज़ समझ में आए आपको तीनों? चलिए थोड़ा डाउट सर। क्लियर हो उसके लिए हम लोग एक 2 क्वेश्चन्स पूछ लेते हैं, नहीं आए आंसर कोई बात नहीं, फिर से बताया जाएगा। राजू ये बताइए कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ अपने सामने डेटाबेस को, डेटाबेस में मेरे कई सारे टेबल्स हैं, मैं डेटाबेस में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा हूँ, तो ये मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ? इन तीनों लेवल में से मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं डेटाबेस की डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ? सर हम ना नहीं सुने थे ये सब कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं। मंतशा, मेरे पास यस सर। मेरे पास 3 डिफरेंट लेवल हैं, ठीक है? यस सर। इंटरनल, देन आपका यस सर। कंसेप्चुअल और तीसरा है
एक्सटर्नल। तो मैं किस वाले लेवल में डेटाबेस डिजाइन का काम करूंगा, या टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, व्यू मतलब कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा हूँ, तो ये जो काम मैं करूंगा वो किस लेवल के अंदर आएगा? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल? इंटरनल लेवल पे सर। इंटरनल पे तो हम डेटा स्टोर जो कर रहे हैं, डेटा डिस्क, हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर हो रहा है, इनकोडिंग या डिकोडिंग, वो हो गया ना इंटरनल लेवल। तो फिर से सर समझिए, क्या आप बोले, आप क्वेश्चन बोलिए। देखिए आपके सामने फिर से आ गया, देखिए कहाँ गया, Concept। देखो आप समझो पहले। फर्स्ट हो गया फिजिकल लेवल यानी यस सर। इंटरनल लेवल, दूसरा हो गया लॉजिकल लेवल, तीसरा हो गया व्यू लेवल। यहीं पे समझिएगा, ठीक है? फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल ये बता रहा है कि मेरे हार्ड डिस्क में डेटा जो है, जो बाइनरी फॉर्मेट में कैसे स्टोर हो रहा है, इनकोडेड में हो रहा है, इनकोडिंग डिकोडिंग मैकेनिज्म क्या यूज हो रहा है। ये सबसे इंटरनल चीज हो गई, इसका इंड यूजर से कोई मतलब सर नहीं। आप डिजाइनिंग पार्ट के बारे में बोल रहे थे, यस, मतलब यस, यस कि नहीं, तो वो तो डिजाइनिंग पार्ट देखिए, डिजाइनिंग अगेन फिर से समझिए, डेटाबेस का डिजाइन करना और डिजाइन होने के बाद वो हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर हो रहा है, वो दो अलग चीज है, वो हाँ। राइट? तो डेटाबेस यस सर। डिस्क में कैसे स्टोर हो रहा है इंटरनली, वो हो गया फर्स्ट लेवल यानी फिजिकल लेवल, ठीक है? और आपने डेटाबेस डिजाइन कैसा किया है, यानी आपका डेटाबेस में वो टेबल कितने हैं, हर एक टेबल में कॉलम कितने हैं, हर एक कॉलम पे क्या-क्या कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, वो हो गया वो सेकंड लेवल, कॉन्सेप्ट है। यस सर। कंसेप्चुअल लेवल, ठीक है? और अंडरस्टैंड। उन अब जब आपका टेबल रेडी है, डेटा रेडी है, हर एक टेबल में कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो जब उस डेटा को आप रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे सपोज तो स्टूडेंट टेबल हो गया, लॉजिकल लेवल पे आपने एक स्टूडेंट टेबल बनाया, उस टेबल में कुछ डेटा स्टोर्ड है, अब आप लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, कुछ आपने कंडीशन लगा दिया, तो वो जो डेटा रिटर्न होकर आया ना, वो हमारा व्यू लेवल हो गया, यस सर। ठीक है? व्यू लेवल आप देख सकते हैं, लॉजिकल लेवल आप देख सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं काम उस पे, लेकिन फिजिकल लेवल पे आपका कंट्रोल नहीं है। वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यस। वो उसका वो जो जिसने बनाया वो हार्ड डिस्क या एसएसडी, उसने उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे किया स्टोरेज का, वो उस पे डिपेंड करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है? अब देखिए सपोज मेरे यस सर। पास एक डेटाबेस इन्फॉर्मेशन है, बिफोर डाइविंग डीपर इनटू डेटा मॉडल्स, नेक्स्ट देखिए आपका डेटा मॉडल है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा डेटाबेस का एक काम कर लेते हैं, कई लोगों ने पहले भी कर रखा है। ये बेसिकली एक स्टूडेंट कोर्स इन्वॉल्वमेंट सिस्टम हो गया, जिसमें स्टूडेंट, कोर्स, इंस्ट्रक्टर एंड इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे आगे का स्लाइड में नहीं मूव करूंगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। आप में से कौन है जो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहेगा कि अगर मेरे पास स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट टेबल बनेगा या कोर्स टेबल बनेगा या इंस्ट्रक्टर बनेगा या इन्वॉल्वमेंट बनेगा, और किस कौन-कौन सा फॉरेन की वगैरह यूज़ होगा? अगर आपके आगे पेन पेपर है, तो आप पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं, बता सकते हैं। खुद से इमेजिन कर सकते हैं, तो आप खुद से बताइए। कौन बताएगा इसमें? चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तब आप लोग बताइएगा। अगर एक स्टूडेंट है, तो उसके लिए मैं स्टूडेंट टेबल जो बनाऊँगा, उसमें क्या-क्या कॉलम रख सकता हूँ मैं? सर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट कोर्स एनरोलमेंट, मतलब जिसमें स्टूडेंट एनरोल कर कोर्स, रहा है वो। स्टूडेंट कौन यस से कोर्स में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? यस सर। वो हो गया। अब कोर्स टेबल में मेरा क्या रहेगा? कोर्स आईडी और कोर्स नेम, यस राइट? और इंस्ट्रक्टर और कोर्स कैसे रिलेटेड रहेगा? कि कौन-सा इंस्ट्रक्टर कौन से हाँ, कोर्स पे, इंस्ट्रक्टर नेम, इंस्ट्रक्टर आईडी, ऐसे हुँ, ही। ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट में और आपका हो गया कि कौन-कौन सा स्टूडेंट किसमें इन्वॉल्व्ड है। अब थोड़ा इसको यस। समझते हैं, देखिए, ये मेरा हो गया स्टूडेंट, ये हो गया मेरा इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? और ये मेरा हो गया, देखिए सपोज़ इस तरह से अगर बनाते हैं, तो यहाँ समझ में आ रही है आप लोगों को चीज़ें? एक मेरा स्टूडेंट मास्टर हो जाएगा, राइट? उसमें क्या होगा? यस स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पेरेंट इन्फॉर्मेशन, ब्ला, 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 सारी चीज़ें होंगी उसमें, ठीक है? नेक्स्ट आपका हो जाएगा कोर्स मास्टर, उसके अंदर जो है वो कोर्स का नेम और कोर्स का कोड, ये 2 मेन इम्पोर्टेंट कॉलम हो जाएँगे। एडिशनल आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, क्रेडिट आवर दे सकते हैं, कोर्स आईडी ऑब्वियसली रहेगी।
ठीक है, क्योंकि ये कोर्स आईडी जो है वो आगे जाके एज ए फॉरेन के यूज होना है। एक आपका हो गया इन्वॉल्वमेंट मास्टर। इन्वॉल्वमेंट मास्टर में क्या होगा कि हर स्टूडेंट अगर उसने कोई कोर्स परचेज किया है तो उसे एक इन्वॉल्वमेंट आईडी मिल जाएगी, और हर इन्वॉल्वमेंट आईडी में क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कौन से कोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब मुझे इसमें एक चीज बताइएगा कि इन्वॉल्वमेंट मास्टर के अंदर स्टूडेंट आईडी कॉलम में सेम स्टूडेंट मल्टीपल टाइम अपीयर हो सकता है कि नहीं? ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट जिसकी आईडी 100 है, वो हो सकता है कि वो डीबीएमएस भी उसने कोर्स इन्वॉल्व कर रखा हो। तो उस केस में क्या होगा, थर्ड वाले टेबल में यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 100 और डीबीएमएस आईडी। ठीक है, अगर किसी ने जावा भी पिक कर रखा है तो फिर से हो जाएगा स्टूडेंट आईडी 100 एंड जावा का कोर्स आईडी। ठीक है, तो हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेटा मॉडल्स पे। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, वो देखा है हम लोगों ने क्या देखा है, पहले तो हम लोगों ने देखा कि सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लाउड डेटाबेस। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा है व्यू, इंटरनल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू एंड फिजिकल व्यू। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा है एसिड प्रॉपर्टीज, दैट इज एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी और कंसिस्टेंसी ईच ट्रांजेक्शन को रेफर करता है, और आइसोलेशन जो है वो एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो हो वो एक दूसरे को क्रॉस ओवर ना करें, उससे रिलेटेड है। ड्यूरेबिलिटी जो है वो आफ्टर कमिटिंग द ट्रांजेक्शन, सर्वर फेल्योर या हमारे डेटाबेस फेल्योर, इससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है डेटा मॉडल्स। बेसिकली देखिए, ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी, ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, जैसे हम जब एसिड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं, जब हम क्वेरीज को रन करते हैं, तब हम नहीं सोचते हैं कि बैकएंड में जो है वो एसिड प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है, लेकिन वहाँ पे एसिड प्रॉपर्टी काम कर रहा है। जब भी आप कोई क्वेरी रन करते हैं तो वो क्या होता है, सबसे पहले एटॉमिसिटी हुई। अगर आपने सपोज एक या एक से ज़्यादा क्वेरी रन किया एक साथ, एक बैच बनाकर, तो वो सारे के सारे जो है वो रेडी टू रन हो गए, तो वो एटॉमिसिटी मेंटेन हुई इंटरनली। लेकिन आप जब रन करते हैं तो वो इतनी तेजी से होता है कि आपको बैकएंड में क्या हो रहा है वो चीज़ें पता नहीं चल पाती। बट थ्योरेटिकली क्या होता है कि आपका बैकएंड में एटॉमिसिटी भी मेंटेन हो रही है, हर बार हर क्वेरी के साथ एटॉमिसिटी भी मेंटेन हो रही है, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो रही है, आइसोलेशन भी मेंटेन हो रहा है, और ड्यूरेबिलिटी भी मेंटेन हो रहा है। ठीक है, आप जब भी क्वेरीज रन करते हैं तो वहां पर आपका डिफरेंट व्यू काम करता है। कैसे काम करता है, आपने आपका जो डेटा स्टोर्ड है किसी हार्ड डिस्क में, वहां पर आपका जो है वो इंटरनल व्यू काम कर रहा है। आपने जिस टेबल से डेटा पुल किया है, वो डेटा डेटाबेस किसी ने डिजाइन किया होगा, वो टेबल किसी ने बनाया होगा, चाहे आपने या डीबीए किसी ने भी, किसी डीबीए ने बनाया होगा उस टेबल में, फॉरेन की ऐड किया होगा, प्राइमरी की ऐड किया होगा, तो वहां पर जो है वो कंसेप्चुअल व्यू काम कर गया, और आपको जो रिजल्ट रिटर्न होकर आया वहां पर आपका यूजर लेवल का व्यू काम कर गया, एक्सटर्नल व्यू काम कर गया। ठीक है, तो आप जो भी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जब भी आप कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तो ये सारी चीजें बैकएंड में काम करते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटा मॉडल। बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग जितने भी आप जगह जाएंगे इंटरव्यूज में ये पूछे ही जाते हैं कि डेटा मॉडल कौन कौन से हमारे हैं। सो बेसिकली हम लोगों को 4 डिफरेंट डेटा मॉडल पढ़ने हैं। पहला है हायरार्किकल, दूसरा है नेटवर्क, तीसरा है रिलेशनल, और चौथा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन सबको वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं अब। ठीक है, टिल नाउ किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है, प्लीज आस्क। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज हायरार्किकल डेटा मॉडल। देखिए, जहां कहीं भी हायरार्किकल वर्ड आ जाए, ठीक है, चाहे वो आपका डेटा स्ट्रक्चर में हो, चाहे आपका जावा में हो, चाहे आपका डीबीएमएस में हो,
हायरार्किकल का मतलब ही होता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जहां पर कोई रूट होगा, उस रूट से मल्टीपल जो है वो नोड्स निकले होंगे। ठीक है, और हर नोड के बाद भी कोई और नोड होगा, तो जो टॉप नोड है किसी एक नोड का वो पेरेंट हो गया, जो सेकंड लेवल पे है वो चाइल्ड हो गया, और जो लास्ट वन हो गया वो हो गया मेरा लीफ नोड। ठीक है, अब हम लोग एक बार थ्योरी को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। द हायरार्किकल डेटा मॉडल इज बेसिकली ए इन्वर्टेड लाइक ट्री स्ट्रक्चर। ट्री ट्री को बेसिकली जड़ जो है, रूट जो है वो ऊपर हो गया, लीफ जो है वो नीचे बॉटम लेवल पे आ गए, तो ये उल्टा रखा हुआ एक पेड़ समझ लीजिए या इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक हायरार्किकल डेटा मॉडल के अंदर, कि नोड्स होते हैं, रूट होता है, कोई पेरेंट होता है, कोई चाइल्ड होता है, कुछ लीव्स होते हैं। एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। Excuse me, sir. देखिए, यस बताइए। Sir, you haven't shared your screen. Yes, sir. स्क्रीन तो शेयर्ड है का। जो हायरार्किकल मॉडल है वो 1 to 1 रिलेशन को, वन चाइल्ड वन पेरेंट का रिलेशन मेंटेन करता है, जबकि आपका नेटवर्क जो है वो वन चाइल्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट ये रिलेशनशिप मेंटेन करता है। ठीक है, इन दोनों में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पूछिए। देखिए, अभी तक आपने जो दो देखा, हायरार्किकल और नेटवर्क, वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर मेंटेन होते थे। ठीक है, अब थर्ड वन जो रिलेशनल मॉडल है, ये बेसिकली एक टेबल के फॉर्म में। ठीक है, सेल्स सीट हो गया, सीट ऑफ सेल्स ये कह सकते हैं आप, या इनको आप ये समझिए कि मल्टीपल रोज हो गए, और ईच रोज जो है दैट इज मेड विथ सम कॉलम्स। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्मेट में। टेबुलर फॉर्मेट, टेबल इज बेसिकली मेड विथ कॉलम्स एंड रोज। द ईच रोज कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स। रोज को जो है हम टपल भी कहते हैं, और कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में आते हैं कि रिलेशनल मॉडल के अंदर जो रो है उसे क्या कहते हैं, टपल कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई सारे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनल मॉडल इज एवरी रो इज यूनिक। मीन्स अगर एक रो के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट, स्टूडेंट नेम हो गया राम, और कुछ अगेन अनदर में कुछ वैल्यू है, तो वो सेम वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ द वैल्यूज प्रेजेंट इन ए कॉलम होल्ड द सेम डेटा टाइप। यानी ये जो है इस कॉलम का डेटा टाइप सिंगल होगा। अगर यहाँ वैरचर है तो इसमें भी वैरचर का ही डेटा होना चाहिए, इसमें भी वैरचर ही होना चाहिए। अगर इसके लिए, इस कॉलम के लिए आपने डेटा टाइप न्यूमेरिक लिया है तो यहाँ पे न्यूमेरिक होनी चाहिए फर्स्ट में, सेकंड में भी न्यूमेरिक, एंड सो ऑन टिल लास्ट। यानी ये जो है वो सिंगल डेटा टाइप को मेंटेन करता है हर कॉलम। ठीक है, द कॉलम सीक्वेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, द रो सीक्वेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट। बेसिकली क्या है कि आप इसको किसी भी मतलब जो डेटा है आप वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग ऑर्डर्स में। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर कोई फर्स्ट में आपने स्टोर किया है तो आप उसको फर्स्ट में ही डिस्प्ले कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड द नेम ऑफ एवरी कॉलम इज यूनिक। ऐसा नहीं होगा कि एक टेबल के अंदर दो कॉलम जो है वो सेम नेम और सेम डेटा टाइप के हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज द रिलेशनल मॉडल, जहाँ डेटा आप टेबुलर फॉर्मेट में, कॉलम के फॉर्मेट में और रो के फॉर्मेट में मेंटेन करते हैं। बेसिकली जो चीज़ें आप जानते हैं वो बेसिकली इसकी यही प्रॉपर्टी है जो आप ऑलरेडी जानते हैं बेसिकली, कि हर रो यूनिक होना चाहिए। अगर एक कॉलम का डेटा टाइप न्यूमेरिक है तो उसमें सारे न्यूमेरिक वैल्यू ही होंगे। ठीक है, टपल और एट्रीब्यूट ये दो हो सकता है आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे। सो अभी तक हमने देखा कि हायरार्किकल में ट्री स्ट्रक्चर, नेटवर्क में ट्री स्ट्रक्चर, रिलेशनल में टेबुलर स्ट्रक्चर, हायरार्किकल में 1 to 1 रिलेशनशिप, नेटवर्क में
can be one to many relationship, one to one, one to many to one relationship, and in relational basically tabular data format. ठीक है, द सेम थिंग अगेन जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है कि एट्रीब्यूट बेसिकली जो कॉलम का नेम हो गया वो आपका एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, हर कॉलम का अपना स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होता है, स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। डिग्री जो हो गया वो द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आप एक रिलेशन में मेंटेन होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेसिकली, इन सब से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक और एक ये रिलेशनल मॉडल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है रिलेशनल मॉडल में। तो रिलेशनल मॉडल में डेटा हम किस तरह से स्टोर करते हैं? टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एट्रीब्यूट, एंड हर रो क्या हो गया आपका टपल। टपल्स। ठीक है, तो आज हम लोग मॉडल्स तक रखते हैं और इसको एक बार फिर से हम लोग जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया है उसको एक बार फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हम लोगों ने स्टडी किया शॉर्ट में। थ्री टाइप्स ऑफ डेटाबेस: सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लाउड। सेंट्रलाइज्ड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल पे होता है, सेंट्रल सर्वर होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज: मैनेज करना आसान होता है क्योंकि सिंगल सर्वर पे है, डेटा कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि एक जगह ही कमिट होकर रिफ्लेक्ट होना है परमानेंटली। डिसएडवांटेज हो गया कि लार्ज है तो माइग्रेशन जो है वो इजी नहीं होगा, अपडेशन इजी नहीं होगा। सर्वर अगर फेल हो गया, चूंकि सिंगल सिस्टम है, सारा डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्वर ने काम करना बंद कर दिया तो उससे रिलेटेड जितने ब्रांचेज हैं वो सारे स्टॉप हो जाएंगे काम करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड में हो गया कि हमारा जो डेटाबेस है वो अलग अलग स्कीमा के फॉर्म में या अलग अलग डेटाबेस मेंटेन होते हैं और वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। जैसे एचआर हो सकता है, उसके लिए अलग डेटाबेस हो, एमएमजी अलग डेटाबेस हो, ठीक है, स्टूडेंट का अलग डेटाबेस हो। बट थ्रू ऑथेंटिकेशन अगर कोई एक एप्लीकेशन चाहे जो ग्लोबल स्कीमा का यूज करके, इसके पास हो सकता है इन तीनों पे डेली काम करता हो, इवनिंग में यहाँ पर स्टोर हो जाता हो डेटा, यानी ये डेटा जो है वो इवनिंग में यहाँ पर शेयर कर दिए जाते होंगे, कमिट कर दिए जाते होंगे। ठीक है, क्लाउड डेटाबेस इसलिए द वर्चुअल इन्वायरमेंट, इसमें जो है आपको अमेजन वेब सर्विसेज, एज्योर, ये सब जो है गूगल क्लाउड, ये सब जो है वो लीडिंग पार्टनर्स हैं। एसिड प्रॉपर्टी में चार चीज़ें हो गई: एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी एंड कंसिस्टेंसी आर रिलेटेड विद द ट्रांजेक्शंस। हर एक ट्रांजेक्शंस जो है वो आपका क्या हो सकता है, एज ए सिंगल यूनिट वर्क करना चाहिए, परमानेंटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आइसोलेशन व्हेन देयर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शंस आर वर्किंग। ड्यूरेबिलिटी इज रिलेटेड विद द सिस्टम क्रैश। व्यू हो गया आपके तीन तरह के: इंटरनल कि डेटा जो है वो इंटरनली हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर हो रहा है, कंसेप्चुअल मतलब आपने कैसे डेटाबेस डिजाइन किया है, एंड द टॉप लेवल पे एक्सटर्नल कि आप उस डेटा को रिट्रीव करके किस तरह से व्यू कर पा रहे हो। डेटा मॉडल्स: हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हायरार्किकल और नेटवर्क अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है, रिलेशनल का थोड़ा पार्ट स्टडी किया है। हायरार्किकल आपका और नेटवर्क बेसिकली ये दोनों ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होते हैं, बट हायरार्किकल और नेटवर्क में मेजर डिफरेंस ये है, हायरार्किकल में वन टू वन रिलेशनशिप मेंटेन होता है, नेटवर्क में आपका वन टू वन, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है। हायरार्किकल में फॉर ईच चाइल्ड देयर विल बी ओनली वन पेरेंट। हायरार्किकल में फॉर ईच चाइल्ड देयर विल बी ओनली वन पेरेंट, एंड नेटवर्क में क्या होगा कि फॉर ए चाइल्ड देयर कैन बी मल्टीपल पेरेंट। ठीक है, रिलेशनल जो है मॉडल वो बेसिकली डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है। हर रो जो है वो टपल कहलाता है, हर कॉलम जो है वो एट्रीब्यूट कहलाता है। और एक ऐसी चीज जो आप ऑलरेडी जानते हैं और करते भी हैं वो ये कि एक कॉलम के अंदर उसका जो डेटा टाइप है वो कंसिस्टेंट होता है, यानी कॉलम का जो डेटा टाइप है उसके सारे वैल्यूज सेम डेटा टाइप पे होने चाहिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल आप लोगों को दिया गया था।
Okay, next we will study different kind of keys. ठीक है.